हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ टेंस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग भी टेंस सीरीज को आगे लेके चल रहे हैं। तो आज मुझे बताने में आपको बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग टेंस सीरीज के बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि टेंस को मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में रखा गया है। तो प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं और पास्ट के भी 4 भाग हैं, उसी तरह से फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। तो आज हम लोग फ्यूचर के चौथे वाले भाग की बात करेंगे, यानी जस्ट वी कैन से 4th टाइप वाला जो होता है उसकी बात करेंगे। तो देखेंगे आज वाला जो हमारा टेंस है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बिना देर किए हुए हमें इसके बारे में सोचना है और कम समय में हम इसमें बातें करने वाले हैं। तो मैं आज इसके बीच आपको बताने वाला हूँ कि इसमें पहचान क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, साथ साथ इसमें वर्ब कौन सी लगाई जाएगी और इसमें एक से आता नहीं समय के लिए हमको इंग्लिश लगानी होती है जिसमें सिंस और फार आप लोग जानते हैं, बट यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सारी जो डिटेल बातें हम लोग करेंगे एक एक करके। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या कुछ मैंने आपके लिए लिख रखा है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि बोर्ड पे पहले से ही मैंने आप सबके लिए पूरा ये प्रोसेस लिख रखा है ताकि कम समय में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं और सिखा सकूं। तो चलिए देखते हैं जल्दी करते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर मैं इसके हिंदी की बात करूँ तो फ्यूचर का मतलब हो जाता है भविष्य और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी और टेंस का मतलब होता है काल। तो देखिए यहाँ पे बात तो हो गई कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो गई, तो भविष्य पूर्ण जारी काल की बात हो गई। तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे हमें देखना है कि हम इसके पहले जो परफेक्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट को पढ़े हैं और साथ ही साथ हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी पढ़ा हुआ है। तो परफेक्ट को पढ़ते समय हमको ये मिला था कि कार्य के समाप्त होने की बात पता चलती है और कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते समय हमें ये बात पता चली थी कि कार्य का जारी रहना पाया जाता है। बट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही टेंस एक साथ ऐड कर दिए गए हैं, परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूअस को। तो हमें कुछ जो परिभाषा है वो अलग देनी पड़ेगी, नहीं जो इसकी पहचान है वो अलग बतानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम चुका होगा चुकी होगी कह देते हैं तो यहाँ पे परफेक्ट तो हो जाएगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस छूट जाएगा। अगर हम लोग रहा होगा रही होगी रहे होंगे कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये परफेक्ट छूट जाएगा। तो कुछ हमें अलग से बताना होगा ताकि दोनों को साथ लाना होगा। तो इसको साथ लाने से पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी टेंस की पहचान 2 तरीके से की जाती है। एक तो हम शब्दों के अनुसार करते हैं और दूसरा हम भाव के अनुसार करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे भाव की बात कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्यूचर में हम उम्मीद लगाएंगे, नहीं आने वाले समय में हम ऐसी उम्मीद लगाएंगे कि कोई भी काम क्या होगा ना कि वो कुछ समय से चल रहा होगा और अभी भी आगे बढ़ रहा होगा। तो मतलब कहने का मतलब कि कोई काम जो है कि पहले से चला है, चल रहा होगा और चलता ही जा रहा होगा। तो कहने का मतलब कि जहाँ तक वो काम चला होगा वो तो परफेक्ट हो जाएगा और जहाँ से आगे बढ़ रहा होगा वही कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भाव को समझ रहे होंगे। भाव को समझने के लिए मैं आपके पास एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो जैसे कि वह 2 दिन से गीत गा रही होगी, तो यहाँ सिंपल सा दिख भी रहा है कि 2 दिन से गीत गा रही हो। कितने दिन से? 2 दिन से। तो 2 दिन जो है ना वो गा चुकी है और अभी भी गा रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। और जो 2 दिन कंप्लीट हो गया काम उसका, जो उसने समाप्त कर लिया वही उसका परफेक्ट है। तो इसी तरह से हमें इसकी पहचान बनानी है। तो चलिए देखते हैं कि भाव से तो समझ में आ गया, शब्दों के माध्यम से क्या सीख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर शब्दों की बात की जाए, यहाँ पहचान में आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ठीक है। रिकग्निशन तो इंग्लिश होता है, उसका हिंदी होता है पहचान। तो पहचान में यहाँ पे हम देखते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और साथ साथ ये भी दिखना है कि तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो। तो बिल्कुल आप सही समझ पा रहे हैं कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया हो। यदि ये शर्त मिलती है, अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है तो समझ जाइए कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आती है बात नेक्स्ट वाले की करें तो हम हेल्पिंग वर्ब की करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में आप देख पा रहे हैं कि विल है, शैल है, प्लस है, बीन है। तो यहाँ जो बताने का मतलब है ये है कि विल है, बीन और शैल है, बीन होगा, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो वर्ब है, वर्ब में क्या लगेगा आपका आईएनजी फॉर्म लगेगा। और से की अंग्रेजी क्या होती है? फ्रॉम होती है और फॉर होती है। इस बात को आप बेहद बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे।
तो चलिए, अगर ये सारे प्रोसेस अगर आप बढ़िया तरीके से समझ गए हैं तो अब हमें बिना देर किए हुए चलना चाहिए ट्रांसलेशन की तरफ कि हाउ वी कैन ट्रांसलेट आवर सेंटेंस। तो हम कैसे अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे ट्रांसलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि वो कौन सा टेंस है। तो चलिए, टेंस डिसाइड करने के लिए हमने देखा यहाँ पे मिला होगा रहा होगा। तो जैसे ही यहाँ देख पा रहे हैं कि रहा होगा, तो आप ये समझ पा रहे होंगे रहा होगा तो है, तो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया है, और जब भी लास्ट में रहा होगा आएगा, और यहाँ से देख पाएंगे कि कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया होगा। तो जब दोनों ही शर्त मिल जाए तो आप श्योर एंड सर्टेन फॉर्म में कह सकते हैं कि ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए, बिना देर किए हुए मैं आपको बता दूं कि आप ये समझ गए कि मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है ही है। तो यहाँ पे अगर ये मैं कह दूं कि अगर ये 2 दिन से जो है ये आप मत बोलिए, इसको मत पढ़िए। इसके बाद अगर पढ़ना चाहेंगे कि वह स्कूल जा रहा होगा, तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कौन सा कॉन्टिन्यूअस होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यही अंतर आपको रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, समय नहीं आता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय भी होता है। तो जी दोस्तों, मुझे समझ आ गया कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए, आप ट्रांसलेट करते हैं। तो वह की अंग्रेजी यहाँ पे लेंगे, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वह है जिसकी अंग्रेजी हम पा गए हैं क्या, ही। और ही के साथ देखिए, ही अपना होता है थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन के लिए हम लगाते हैं क्या है, विल लगाते हैं। क्या लगाएंगे, विल। और इसके बाद क्या आ जाएगा, हैव। और इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। अब बात आ रही है कौन सा काम हो रहा है। तो काम यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, जाने का काम हो रहा है। तो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो। जाने की अंग्रेजी गो होती है, जिसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। अब कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल, तो ये हो जाएगा गोइंग टू स्कूल जी। अब इसके बाद अगर बात करें तो ये है 2 दिन से। तो से कितने दिन से जा रहा है, 2 दिन से जा रहा है। तो अब पता है कि हमें से की अंग्रेजी लगानी है। तो यहाँ पे देखेंगे समय क्या दिया हुआ, समय है 2 दिन। 2 दिन की अंग्रेजी आप लिख लीजिए 2 डेज। मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखा है कि जिस भी समय के पीछे अगर यस आ जाता है तो उसके सामने एस वाला नहीं आता है। एस वाला नहीं आएगा तो फिर बचेगा कौन, फार आएगा। और दूसरा पॉइंट मैंने ये भी बताया है कि काउंटेबल चीज़ें हों। अगर काउंटेबल टाइम है, ऐसा समय जिसे हम काउंट कर पाते हैं, तो भैया यहाँ पे 2 दिन है, इसे काउंट कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन। तो ऐसा समय के लिए हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। तो सिंपल से यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा, से की अंग्रेजी फार। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपने ट्रांसलेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से बना लिया है, और आपने ट्रांसलेशन कितना बढ़िया बनाया है इस चीज़ को देखने के लिए आप देख सकते हैं कि वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, और अंग्रेजी में आप इसे बोल पा रहे होंगे, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। तो इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आप ये ट्रांसलेशन समझ गए और आपने अच्छे ढंग से ट्रांसलेशन किया है। तो चलिए हम चलते हैं अब रूल बनाने की तरफ, क्योंकि रूल रटा नहीं जाता, समझ के साथ रखा जाता है। क्योंकि रटा हुआ कभी भी हट सकता है, समझा हुआ हमेशा साथ रहेगा। तो चलिए समझ के बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो रूल बनाने में बहुत बड़ी बात नहीं है, जो किया वो लिख देना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिया हुआ, सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट के बाद बात करें तो फर्स्ट पर्सन आएगा, और ये आएगा सेकंड, और यहाँ पे हो गया थर्ड। तो अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन के साथ हमने क्या लिया हुआ है, सेल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, सेल। और सेकंड के साथ हम क्या ले सकते हैं, सेकंड। और थर्ड के साथ हम लिख सकते हैं विल। अगर इन दोनों के बाद बात करें तो हमारे यहाँ पे आने वाला है आपका क्या, हैव और बीन आने वाला। क्या आने वाला, हैव बीन। और अगर इसके बाद बात करें तो वर्ब में क्या आएगा, ING। और अगर इसके बाद बात करें तो आएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका ETC। बहुत बढ़िया, ये रूल आपने बना लिया है। तो जी दोस्तों, अगर आपने रूल बना लिया है और रूल को समझ भी लिया है, तो उस समझ को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। कितने बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, 2 बजे से, याद रहे। तो सिंपल सी बात है कि देखिए, पहचान करिए वाक्य हमारा कौन सा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे रहे होंगे आया हुआ है, और बीच में आपका समय भी दिया हुआ है। तो जब भी किसी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रही होगी आता है, और समय भी दिया होता है, तो हम उसे समझ जाते हैं कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जी दोस्तों, तो आप देखिए, वाक्य की पहचान तो हो गई, तो ट्रांसलेट कर लेते हैं। हम की अंग्रेजी क्या होगा, वी।
अब इसके साथ देखिए हम लगाएंगे सेल। सेल हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे फर्स्ट पर्सन का है। और सेल के बाद आप देख पा रहे हैं रूल में कि हमें लाना पड़ेगा हैव बीन। क्या लाएंगे, हैव और लाएंगे बीन। अब हैव बीन के बाद आप यहाँ समझ पा रहे होंगे काम कौन सा हो रहा है। तो काम हो रहा है यहाँ पे खेलने का, तो खेलने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्ले। और प्ले इसके बाद हो जाएगा आईएनजी, ठीक है। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो सोचना क्या है, क्रिकेट का स्पेलिंग क्रिकेट लिख दिया जाएगा जी। तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। कब से खेल रहे होंगे, 2 बजे से खेल रहे होंगे। तो एक बात याद रखना है कि आपको एक प्रोसेस याद होगा निश्चित अनिश्चित, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने बताया हुआ काउंटेबल और अनकाउंटेबल टाइम को लेकर के। तो जैसा अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम में मेरे बज पा रहा है 2 बज रहा है, तो जिसकी अंग्रेजी मैं लिखूंगा 2 o'clock। क्या लिखूंगा, 2 o'clock। और मेरा एक फॉर्मेट चलता है जी दोस्तों, जैसा कि अगर जिस समय के पीछे आप यस नहीं मिलता है, उस समय के पहले आप एस वाला लगा सकते हैं। एस वाला अगर बोलो तो मतलब आता है सिंस। बट यहाँ पे एक और भी चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के दौरान, यानी इसके ट्रांसलेशन के दौरान हम कब सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस नहीं लगाते हैं। सिंस के स्थान पर हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए जैसा यहाँ मैंने लिखा हुआ है, सिंस को न लगा करके क्या लगाया जा सकता है, फ्रॉम। तो यहाँ हम कह देंगे फ्रॉम 2 o'clock कह देंगे। तो इस हिसाब से तो आपने अपना ट्रांसलेशन बना लिया बिल्कुल आसान भाषा में, जैसा कि यहाँ पढ़ के सुनाया जा सकता है। हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, अर्थात वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2 o'clock। तो जी दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोगों को ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आपको आ गया होगा। तो ऐसी खुशी में कि आप ये समझ पाए हैं, इस खुशी को और भी आगे बढ़ाने के लिए, और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेकेंड पार्ट सेंटेंस को बताने के लिए, यानी सेकेंड नंबर का सेंटेंस जो होगा। तो जो सेकेंड नंबर सेंटेंस होगा वो हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा आप जान पा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि वो उसका जो हिंदी लिया जाएगा वो रहेगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमें करना क्या कुछ है, बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटे से परिवर्तन से आपको ये सिखा दूंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं, और एक छोटे से परिवर्तन से ही हम कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी बदल लेंगे। तो इस चीज़ को सीखने के लिए बने रहिए वीडियो में विदाउट स्किप किए हुए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आप इसे कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम बिना देर किए हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसका नंबर मैं रखता हूँ 2। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर मैं इसके हिंदी की बात करूं तो इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, आप जैसा कि समझ पा रहे होंगे। अब हमें एग्जाम्पल लेना है इस वाक्य का। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ही होता है कि प्रश्न पूछना, है ना। तो आप देखिए इसका प्रश्न पूछना है, तो देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। इस वाक्य को पढ़ते मात्र ही आप समझ पा रहे होंगे कि अगर क्या को न दिखाया जाए, वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, तो इसे पढ़ के आपको समझ में आएगा, अरे ये तो पहले से ही यहाँ पे है कि वह 2 दिन से वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। और इसका पूरा का पूरा यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन बना हुआ है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पूरा ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। ही विल हैव बीन, और फिर ये है आपका गोइंग और टू। अब गोइंग टू हो गया तो यहाँ स्कूल आ जाएगा। अब कितने दिनों से जा रहा है, 2 दिन, तो इसके लिए आपने फॉर 2 days लगाया हुआ है। तो कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ से
क्या को ढक लेते हैं तो ये अफर्मेटिव है कि नहीं है ना। तो अब सोचना क्या है, अगर अफर्मेटिव के सामने इसने क्या लगा दिया तो इसने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया। जब इसने हिंदी में क्या रख करके, हिंदी के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर क्या रख देने से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया है, तो हमें भी इंग्लिश को ट्रांसलेट करते समय अंग्रेजी वाक्य में सिर्फ एक परिवर्तन करना है। वो एक परिवर्तन नेक परिवर्तन है। तो चलिए देखते हैं वो क्या नेक परिवर्तन है। तो मैं आपको आगे ले जाने से पहले यही बता देता हूँ कि जैसे ही हिंदी वाला वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो ये 100% सही है, 100% करेक्ट है कि हमें अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करना चाहिए। किससे करना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब से करनी चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब मिला है वो विल भी है, हैव भी है और बीन भी है। तो जब भी दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रिया आपको मिले तो घबराने वाली बात नहीं है। आप तीन के तीनों को, चार दो या तीन जो भी हैं सबको आगे पीछे नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें से पहले वाले शब्द को ही हम आगे और पीछे कर सकते हैं। तो हमारा पहला वाला शब्द है विल। तो विल को हम क्या कर देंगे? पहले। यहाँ से इसे कहेंगे तुम चलो भाई पहले, क्योंकि क्या पहले है, हेल्पिंग वर्ब मांगता है और तुम ही हो हेल्पिंग वर्ब, तो तुम आगे आ जाओ। तो जब विल यहाँ आ जाएगा तो विल यहाँ से आप क्या करेंगे? हटा लेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। और जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे आप कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पाएंगे कि मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन बन गया है। कैसे बना है? मात्र हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लिया तो मेरा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो अब इसको बनाने के बाद हम पढ़ के सुना भी तो सकते हैं। जैसे क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, इंग्लिश में आप इसे बोल पा रहे होंगे, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो जी दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इस समझ को और भी आगे ले चलते हैं। अब हम रूल बना लेते हैं क्योंकि रूल बहुत ज़रूरी है। तो बिना देर किए सबसे पहले देखिए, आपने लिया था यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल और दूसरे पार्ट में आप ले सकते हैं यहाँ पे विल। अगर मैं दोनों पार्ट की बात करूँ तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकंड और ये हो जाएगा आपका थर्ड। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये है आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपने लिया हुआ है, क्या लिया हुआ? हैव और बीन लिया हुआ है। अगर इसके बाद बात करें वर्ब में तो वर्ब में आपका हो जाएगा आईएनजी और आईएनजी के बाद आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद हम लेते हैं ईटीसी। तो जी दोस्तों, अगर ये रूल आपके पास है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए इस चीज़ को और भी आसान बना देते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को और भी मजबूत कर लेते हैं। तो मजबूत करने के लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, क्या हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो बिल्कुल आप सही सुन पा रहे होंगे, मैंने यही बोला है कि क्या हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो एक बात तो समझ में आई है कि अगर क्या नहीं बोलता और क्या को नहीं मैं पढ़ता, तो अगर ये पढ़ा जाता है कि हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपको तुरंत अभी याद आता है कि पीछे तो यही पढ़ा है कि हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे और यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसलेशन बना हुआ है। तो वाई वी एफर्ट, हम कौन से मेहनत करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे उसको कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी सेल और फिर हैव और फिर बीन। खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है जिसको हम यहाँ पे कर देंगे प्लेइंग। और क्या खेलने की बात हो रही थी? क्रिकेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट। अब कितने मतलब 2 बजे से है तो चूंकि यहाँ पे आप पहले से लगाए हुए हैं उधर फ्राम, फ्राम क्या हो जाएगा? टू ओ और फिर क्या? क्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो बेहद इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जैसे हम क्या को ढक लेते हैं तो ये हमारा अफर्मेटिव सा दिखता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अफर्मेटिव वाले वाक्य में अगर हम लोग क्या जोड़ दें आगे तो वो हमारे लिए कैसा बन जाता है? इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो अगर हिंदी में सिर्फ क्या जोड़ देने से इंट्रोगेटिव बन जाता है तो अंग्रेजी में ही ऐसा छोटा सा परिवर्तन है हमारे पास कि जिसको परिवर्तित कर दिया जाए।
तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो एक बात याद रखिए, जैसे ही किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो एक बात हमें समझ में आती है कि अगर हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो अंग्रेजी का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। तो हमने देखा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शैल भी है, हैव है और बीन भी है। अरे वाह, यहाँ तो 3-3 शब्दों की सहायक क्रिया मिल गई। तो डरने की क्या बात है, 3 हो, 4 हो या 13 हो या 10-20 हो, जितना भी हो, हमें सिर्फ पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को ही लेना है, क्योंकि वही आगे और पीछे आ सकता है, बिकॉज वही मेन होता है। तो मेन हमारे पास शैल है। शैल को कहेंगे भाई तू चलो आगे, क्योंकि हिंदी वाले ने क्या लगाया हुआ है, तो अब ये शैल आ जाएगा आपका आगे। जब शैल हुआ आगे तो यहाँ से आप तो इसे हटा दीजिए, क्योंकि एक ही जगह रह सकता है वो। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए और ये पूरा का पूरा पढ़ के सुना लीजिए। मुझे बेहद खुशी की बात है कि आप एक छोटे से परिवर्तन से आप अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो देखिए ये आपका कैसे बन चुका है, इसके पढ़ के सुना देते हैं। क्या हम लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे और इंग्लिश में हम ऐसे बोल रहे होंगे, शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2 o'clock। तो याद रखिएगा, फ्रॉम से घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर जिस कंडीशन में प्रेजेंट और पास्ट में सिंस लगता है, उसी कंडीशन में हम फ्यूचर टेंस में सिंस न लगा करके फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। बाकी फार के कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं, तो फॉर आप अपने हिसाब से लगाएंगे, लेकिन सिंस को रिप्लेस कर दीजिए फ्रॉम से। ड्यूरिंग, ट्रांसलेट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो साथ साथ हमारे पास एक और भी एग्जांपल बचा हुआ है, वो थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट करता है। वो इसलिए मुश्किल क्रिएट करता है क्योंकि वो क्या से शुरू नहीं होता है, इसका कब क्यों कहाँ कैसे बीच में आ जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं बताऊँगा, ऐसे भूल नहीं पाएंगे आप जैसे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ ऐसे होता है। वह सुबह से क्या कर रहा होगा। देखिए एक प्रश्न बन गया है कि वह सुबह से क्या कर रहा होगा, तो बीच में जैसे ही क्या आ रहा होगा हम इससे क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। और उस गोला बनाने के बाद मज़े की बात है कि उसको नहीं पढ़ना है। वह सुबह से कर रहा होगा, इतना तो पता चला कि वह सुबह से कर रहा होगा, ठीक है। आप इसको क्या करो, प्रश्न बना लो। एक नॉर्मली आप जैसे प्रश्न बनाते हो अपना, क्या से वाक्य शुरू हो गया, तो क्या से वाक्य शुरू हो गया, तो ये बात तो पता है ना कि जब क्या से वाक्य शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब से लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारे विल है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, विल के बाद यहाँ देखा गया आपका ही, और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप विल से आगे बढ़ेंगे सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव बीन मिल रहा है। तो आप यहाँ ले लीजिए हैव बीन। अब हैव बीन के बाद अगर बात करें तो वर्ब में क्या आ जाएगा, आईएनजी। तो काम कौन सा हो रहा है, कर रहा। तो करने की अंग्रेजी आपने यहाँ डू, और डू में क्या ले लिया गया, आईएनजी, डूइंग। तो विल ही हैव बीन डूइंग, विल ही हैव बीन डूइंग, क्या वह कर रहा होगा। अब ये है कि क्या वह कर रहा होगा सुबह से, तो से की अंग्रेजी यहाँ पे हम लेंगे फ्रॉम लेंगे, ठीक है, फ्रॉम। अब क्या कर दिया जाएगा, मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा हमारा ट्रांसलेशन बन गया, लेकिन बात ये है कि ये क्या तो हमने जोड़ा है तो इसके हिसाब से बनाया है। अब हमारे पास जो क्या है ना वो बीच में आया हुआ है, तो जब भी बीच में कोई कब क्यों कहाँ कैसे आएगा तो एक बात आपको याद रखनी है कि बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए गोला है, उसने बोला है कि मेरा हक दिला दो और मेरा स्थान दिला दो, अर्थात मुझे सबसे पहले लिख के दिखा दो, क्योंकि वो उसका फिक्स स्थान है। तो चलिए देखते हैं गोले में क्या है, और क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट होती है। तो व्हाट को कहाँ रख देंगे, वाक्य के सबसे पहले रखना है। तो विल है, विल के आगे रख देंगे हम, यहाँ कह देंगे चलो लग जाओ व्हाट। अब यहाँ पे दोस्तों ये व्हाट लग जाने की वजह से इसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे आपके देख पा रहे हैं कि व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग, अर्थात वह सुबह से क्या कर रहा होगा। वो तो पता नहीं क्या कर रहा होगा, लेकिन आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और साथ ही साथ आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। तो बने रहिएगा वीडियो में, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं अभी तुरंत आपको बताने वाला हूँ
इसी का तीसरा सेंटेंस जो होता है निगेटिव, और साथ ही साथ चौथा सेंटेंस जो बताऊंगा मैं आपको इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। तो बने रहिए वीडियो में। हाय फ्रेंड, जैसे कि अभी आप लोग सीख रहे थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अभी मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। तो अभी मैं आगे चल के आप लोगों को बताने वाला हूँ तीसरा सेंटेंस। जो तीसरा सेंटेंस जो मेरे पास है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस तो बात करनी है, लेकिन हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो रही बात पहचान की, हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की, तो ये सब कुछ अभी अभी आपने सीख लिया है। तो बस हमें बताना है कि नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करना है, ठीक है। तो वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, अरे ठीक है, यहाँ पे मिल गया रहा होगा, समय भी दिया है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और नहीं है तो निगेटिव है। तो ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वह की अंग्रेजी देखी जाए तो यहाँ पे आएगा ही, और ही के बाद आप देखेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे विल। विल हम इसलिए ले पाएंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है। अब नाट लगाना है तो विल के बाद ही लगेगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका हैव, और ये हो जाएगा बीन। अब इसके बाद बात हो रही है कौन सा काम हो रहा है, जाने का। तो जाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गोइंग, ठीक है। गोइंग के बाद हम लोग ले टू, और कहाँ जाने की बात हो रही है, स्कूल जाने की बात हो रही है, तो यहाँ कर देंगे सीधे सीधे स्कूल। अब इसके बाद अगर बात की जाए 2 दिन से, तो से की अंग्रेजी आप लगाएंगे फार, अभी पीछे ही आपने सीख लिया है। तो सीधे सीधे यहाँ हो जाएगा टू, और डे की अंग्रेजी हो जाएगी डेज। तो जी दोस्तों, आपने इसे कंप्लीट बना लिया है कि ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो आपने बिल्कुल आसान भाषा में बना लिया। तो बिना हुए परेशान हम लोग क्या करते हैं, रूल बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो किया वही लिख देना। सब्जेक्ट लिखा है सबसे पहले। अब इसके बाद अगर हम लोग जोड़ना चाहें, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड है, और ये आपका थर्ड है। तो यानी फर्स्ट के साथ हम क्या लेते हैं, फर्स्ट वाले के साथ हम लेते हैं सेल, और सेकेंड के साथ हम लेते हैं विल, और दोनों के बाद आएगा NOT, बोलो तो नाट आएगा। अब नाट के बाद अगर देखने की बात की जाए तो यहाँ पे आप लिए होंगे हैव, और हैव के बाद क्या आया होगा, बीन, और बीन के बाद प्लस किया जाए तो वर्ब में क्या आएगा, ING, और ING के बाद अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा ETC। तो जी दोस्तों, ये रूल अगर आपके पास है तो निगेटिव सेंटेंस बनाना आपके लिए बेहद खास है और आसान भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने रूल भी समझ लिया है। तो इसी समझ को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। हमारे पास जो अगला वाला एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है कि हम लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि रहे होंगे आया है, समय भी दिया है, तो ये हमारा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ है, और नहीं शब्द आया हुआ है तो इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, दिक्कत क्या है, रूल भी हमने बना लिया। अब देखेंगे सब्जेक्ट। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है ना वो है हम लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी। अब इसके बाद देखा जाएगा ये हो जाएगा आपका सेल, और ये हो जाएगा नॉट। अब इसके बाद बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हैव, और इसके बाद आ जाएगा बीन। अब आप पहुंच चुके होंगे यहाँ तक। अब इसके बाद बात हो रही है वर्ब। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, खेलने का। तो खेलने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका प्ले। इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, ING, ठीक है। तो वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे होंगे। क्या नहीं खेल रहे होंगे, क्रिकेट। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात आ जाएगी CRICKET। अब बात है कि 2 बजे से नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, समय की बात की जाए तो यहाँ पे हम सिंस और फार में चलते हैं। तो देखा जाए कि जब भी बजे की बात आती है तो सिंस लगता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर टेंस के दौरान सिंस आता नहीं है, यानी उसका प्रयोग नहीं होता है। तो हम कौन सा ले लेंगे, फ्रॉम लेंगे। तो यहाँ सीधे सीधे हम कर देंगे फ्रॉम, और फिर हो जाएगा 2 o'clock। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, और ट्रांसलेशन भी आपने बहुत ही आसान भाषा में बनाया है कि वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2 o'clock। जैसा कि हिंदी बोला जाए तो हम लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो आप बिल्कुल इसे बढ़िया से समझ रहे होंगे। तो यदि आप इसे बढ़िया से समझ रहे हैं तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि अभी आपको एक पार्ट और सीखना है, और उस पार्ट को हम सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है हमें।
हमें सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन कर देना है। तो देखना है कि वो कौन सा छोटा सा परिवर्तन है कि जिसको कर देने से हम नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। मतलब नकारात्मक वाक्य को प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य में बदल सकते हैं। तो आखिर अगर उस छोटे से परिवर्तन से होता है तो आखिर वो छोटा परिवर्तन है क्या? अगर इस चीज़ को जानना है तो स्किप मत करिएगा, बने रहिए वीडियो में, देखते हैं कि वो छोटा सा परिवर्तन क्या है। तो चलिए मेरे साथ तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंट्रोगेट लिखा हुआ है और नेगेटिव लिखा है और बाकी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हुआ, यानी प्रश्न भी आएगा और नहीं भी आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या आता है। यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं कि क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, जी हाँ, आपने सही पढ़ा कि क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो आप इसे समझ पा रहे होंगे कि अगर क्या नहीं पढ़ता मैं तो ये होता कि वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, और यह आपको यहाँ मिल जाता वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो आप इसे सीधे सीधे क्या कर लेते, ट्रांसलेट कर लीजिए, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर क्या ना होता तो ये सेंटेंस सही होता, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। लेकिन समझिए कि हिंदी वाले नेगेटिव वाले वाक्य में इसने क्या जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया है, तो क्या जोड़ करके उसने उसको इंट्रोगेटिव बना दिया, मतलब प्रश्नवाचक बना दिया, और नकारात्मक तो वो पहले से ही था। तो आप अंग्रेजी में क्या करेंगे, अंग्रेजी में भी बस एक छोटा सा परिवर्तन है। वो परिवर्तन ये है कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम अंग्रेजी की शुरुआत यानी ट्रांसलेशन की शुरुआत हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, विल भी है, हैव भी है, ना और बीन भी है। तो जब भी 2 से ज़्यादा शब्दों की सहायक क्रिया आपके पास हो तो ये समझिए कि पहला वाला ही आपके लिए खास हो। तो चलिए देखते हैं कि वो पहला वाला हमारे लिए क्या है। तो इस बात को देखने के लिए सबसे पहले हम इसको ले लेंगे सबसे आगे, विल को ही आगे कर देंगे, ठीक है। विल आगे आएगा, यहाँ से इसको मिटा दिया जाएगा। तो ये देखिए बन के तैयार, विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, अर्थात क्या वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब बिल्कुल बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। तो अगर ये समझ आ गया है तो चलिए रोल बनाते हैं, किस बात का इंतजार है। तो रोल बनाने में यहाँ पे देखेंगे जो जो किया वही वही लिखना है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिया है शैल, तो दूसरे नंबर पे आप ले सकते हैं विल, और दोनों के साथ ये हो गया फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा आपका थर्ड। तो यहाँ ये आ जाएगा सब्जेक्ट। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग NOT नॉट की। अब इसके बाद बात हो जाएगी, ये हो जाएगी हैव, और फिर ये हो जाएगा बीन। अब दोनों में वर्ब लगेगा, वर्ब में लगा देंगे ING। अब इस ING के बाद अगर बात करेंगे हम लोग किसका, तो बात ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा ETC। तो जी दोस्तों, ये आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे, ये आपका रोल बन के हो गया तैयार। तो अब हम लोग करते हैं एक और सेंटेंस की तैयारी, और एक और सेंटेंस करेंगे ट्रांसलेट करेंगे, ताकि आप लोगों का जो हो कॉन्फिडेंस एक और भी उच्च लेवल पे पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक और भी हम ले पा रहे हैं, क्या हम लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो जैसे ही आप इसे पढ़ रहे होंगे आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर क्या को नहीं पढ़ा गया और फिर पढ़ें हम लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो ऐसा लगेगा कि यह वाक्य तो अभी अभी पढ़ा हुआ है कि हम लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, और टोटल की टोटल अंग्रेजी यहाँ पे पूरे बनी हुई है। तो हम पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे वी शैल नॉट हैव बीन, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लेइंग, ये हुआ आपका क्रिकेट, और ये हुआ आपका फ्रॉम, और ये हो जाएगा आपका 2 o'clock जी।
तो जी दोस्तों, ये आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार है। कब तैयार है? जब हम इस क्या को नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में ही अगर हम लोग क्या जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है इंट्रोनिगेटिव। तो मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि हिंदी वाक्य के जो निगेटिव वाक्य है हमारा हिंदी वाला, उसमें अगर क्या जोड़ देते हैं तो वो प्रश्नवाचक और नकारात्मक बन जाता है। तो अंग्रेजी में क्या कुछ कर दिया जाए कि वो भी हमारा इंट्रोगेटिव बन जाए। यानी निगेटिव तो वो है ही है, लेकिन वो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? तो एक बात याद रखिए, जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसका जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो अंग्रेजी वाले वाक्य में सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हेल्पिंग वर्ब के नाम पे क्या है? शैल है, हैव है, बीन है। 3 शब्दों की सहायक क्रिया है। तो हमें तीनों से मतलब नहीं होता है, सिर्फ पहले वाले से ही मतलब है। तो पहला हमारे पास क्या है? शैल। शैल को कर देंगे आगे, क्योंकि हिंदी वाले में क्या है। तो शैल जब आगे होगा तो यहाँ से हटा दिया जाएगा, और जब यहाँ से आप हटा देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वैसे ही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन के तैयार, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन के तैयार होगा। पढ़ के आप सुना सकते हैं इस प्रकार, क्या हम लोग 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? और इंग्लिश में आप लोग ऐसे बोल रहे होंगे, शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 2 o'clock। तो जी दोस्तों, आप इसे बहुत बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। तो इस समझ के साथ हम एक और एग्जाम्पल करेंगे, बट वो एग्जाम्पल हमारा क्या से शुरू नहीं होगा, वह शुरू होगा सब्जेक्ट से, और बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है तो उसको हम लोग बनाएंगे। आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि बीच में आएगा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो मैं बताऊंगा आपको, ऐसे भूल नहीं पाएंगे आप जैसे। तो जब वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आपको भूलना नहीं है तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास। तो अगला वाला वाक्य हमारे पास ये है इस प्रकार, वह सुबह से क्या कर रहा होगा, सॉरी, वह सुबह से क्या नहीं कर रहा होगा, क्योंकि प्रश्न भी दिखाना है और नहीं भी दिखाना है। तो जैसा कि यहाँ क्या लगा है तो प्रश्न है, नहीं लगा है तो नकारात्मक है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो ये अब क्या करिए, जब बीच में कब, क्यों, कहाँ हो तो उसको क्या कर दीजिए, गोला, और उसे मत पढ़िए। वह सुबह से नहीं कर रहा होगा मतलब नकारात्मक हो गया। और आपको नकारात्मक को प्रश्न बनाने आता है, कैसे, क्या जोड़ करके, जैसे ऊपर किया। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर लें, अगर पहले अगर सपोज मान लेते हैं क्या पहले है, तो अंग्रेजी वाले वाक्य में क्या चाहिए आपको? हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ले लेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब अपना विल। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा? ही। अब बात आएगी यहाँ पर, देखा जाए कि विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो मिलेगा क्या? नॉट मिलेगा। नहीं के लिए नॉट। अब अगर नॉट मिल गया तो क्या करेंगे? आगे देखेंगे आपको क्या मिलेगा? हैव बीन मिलने वाला, हैव बीन। अब हैव बीन के बाद देखेंगे वर्ब में क्या मिलने वाला? आईएनजी। यहाँ पे जो वर्ब है हमारा वो कर रहा, और करने की अंग्रेजी होती है डू। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? डू लिखा जाएगा, और उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? आईएनजी, डूइंग। अब वो कब से कर रहा है? सुबह से। सुबह की अंग्रेजी होती है सिंस, मतलब सिंस आप लोग लगाते आए हैं जैसा कि प्रेजेंट और पास्ट में, बट यहाँ पे फ्यूचर वाले टेंस में आपको सिंस को रिप्लेस कर देना है, मतलब उसको बदल देना है फ्रॉम से। सिंस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे फ्रॉम। आप कहाँ से खेलना भैया? फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न बन गया। अब ये क्या, तो आपने अपने तरफ से लिखा है, इसे हटा दीजिए। तो अब आप देख पा रहे हैं कि बीच में हमारा क्या है जिसकी अंग्रेजी हमने नहीं लिखा है। तो एक बात नोट करके रखिएगा, जब भी बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो आप इस बात को समझ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ बीच में क्या आया है उसकी अंग्रेजी व्हाट है, और उसे हम पहले लिखेंगे। तो सीधे सीधे हम उसको कहाँ लिख देंगे? सबसे पहले लिख देंगे। अब जब पहले लिख देंगे तो हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट बन जाएगा, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन भी गया है। तो पढ़ के सुना देते हैं कि वह सुबह से क्या नहीं कर रहा होगा। इंग्लिश में आप ऐसे बोल पा रहे होंगे, व्हाट विल ही नॉट हैव बीन डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग। तो जी दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और आज मुझे बेहद खुशी है
इस बात को लेकर के कि आप लोग आज टेंस सीरीज को कंप्लीट करने में सफल हो गए और आज आपने पूरे तीनों टेंस के सभी पार्ट को पूरा कर लिया, यानी फ्यूचर के लास्ट यानी फोर्थ पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए, बेहद खुशी के साथ आज इस सेशन को आज मैंने कंप्लीट कर लिया, यानी टेंस एक सीरीज मैंने आज कंप्लीट किया है। तो जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीरीज़ का एंजॉय किए होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे और इस सेशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आपको मैं बता दूं एक इन्फॉर्मेशन के रूप में कि जैसे ही हमारा सीरीज पूरा तो हो गया है, तो अगली सीरीज मैं आपके सामने लाने वाला हूँ वॉइस की लाऊंगा, जिसमें मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बातें करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही है, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल लूँगा और करूँगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।